गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट सेकंड के सारे बच्चों को सुप्रभात, नमस्कार। और इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए। और अपने केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट शुरू करते हैं आज। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट का सेक्शन ए। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि एक तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत यहीं से होती है सेकंड ईयर। तो आज हम लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आपके जो कोर्स में है अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो पहले अपन समझना चाहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि जो बारिश होती है, बारिश होने के बाद आप देखते हैं कि एक इंद्रधनुष सा बना रहता है। ये इंद्रधनुष वास्तव में एक स्पेक्ट्रम है। या इस श्वेत प्रकाश को आपने प्रिज्म से गुजारा तो वो 7 रंगों का विबग्योर जो आपका बनता है, विबग्योर है, VIBGYO, ये वास्तव में और कुछ नहीं है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। सीधा सीधा सूर्य का प्रकाश आ रहा है और वो किसी प्रकार से वर्ण विक्षेपित होके, कलर डिस्पर्शन होके ये 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। ये एक प्रकार का स्पेक्ट्रम जिसमें स्रोत से सीधे आने वाले प्रकाश को देखा जाता है। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। एक स्पेक्ट्रा वो होता है जिसमें क्या करते हैं कि किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश को के मध्य में एक हम कोई विलयन या कोई द्रव, वो कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई कंपाउंड हो सकता है, वो द्रव विलयन के रूप में या द्रव रूप में उसको रखते हैं और वहाँ से उस आपतित प्रकाश को गुजारते हैं जो आपके एक प्रकाश स्रोत से निकल रहा है। और निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता और उसके अंदर किस किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को उस पदार्थ ने अवशोषित किया है, उसका विश्लेषण करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपको एक चमकीली बैकग्राउंड पर काली कुछ पट्टिकाएँ या लाइंस दिख सकती है। ये अवशोषण स्पेक्ट्रा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि वो जो पदार्थ है आपका, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कार्बनिक पदार्थ है, उसने किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य या समूह तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित कर लिया है। इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है। जहाँ तक अणुओं की बात है, तो अणुओं के अंदर क्या होता है कि विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं और इस कारण से जब इसके ऊपर कोई प्रकाश डाला जाता है किसी अवशोषी माध्यम में, जिसमें किसी एक विशेष प्रकार के अणु हैं, कोई यौगिक है विलयन अवस्था में या द्रव अवस्था में, तो उसके ऊपर जैसे प्रकाश गिरता है तो जो पारगत प्रकाश होता है, ट्रांसमिटेड लाइट होती है, वो इंसिडेंट लाइट के मुकाबले उसमें कुछ अलग तरंग दैर्घ्य हो सकती है, उसकी तीव्रता अलग हो सकती है। तीव्रता में जो कमी हुई है उसको अपन विभिन्न जो प्रकाश रसायन के नियम है, लैम्बर्ट-वियर के नियम, उसके आधार पर समझते हैं। और साथ साथ में जो ये कुछ विशिष्ट तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषी माध्यम जो है अपने पास रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है, वो इसलिए होता है कि उसके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, कुछ विशिष्ट फोटोन, विशिष्ट आवृत्ति या ऊर्जा के फोटोनों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये वास्तव में उस अणु की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, अणु की अभिलाक्षी गुण है उसका, और इसी आधार पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किसी भी अणु की संरचना के बारे में गहराई से अध्ययन करने की स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जब आप जो प्रकाश के ऊपर गिरा रहे हैं, वास्तव में प्रकाश क्या है। प्रकाश इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब आपको प्रकाश की बात जब भी अपन करते हैं तो हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, जो जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो ये विजिबल लाइट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी और मेरी आंखें एक निश्चित आवृत्ति के या निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकती है या सेंस कर सकती है, संशोधित कर सकती है। वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है। लेकिन इसके अलावा भी प्रकाश के कई दूसरे रूप भी हैं। उन सारे प्रकाश को या इस वाले सारे प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं। प्रकाश वास्तव में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं उनके परस्पर लंबवत दिशा में करने वाले दोलन से प्राप्त एक स्थिति है, और इसलिए हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय विकिरण भी बोलते हैं। इसकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य अलग अलग हो सकते हैं, इसके आधार पर अलग अलग प्रकाश के नाम भी दिए गए हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, उससे आपको इस चैप्टर को समझने में सरलता रहेगी। कॉस्मिक रेज जो अंतरिक्ष से आती है उसके जो तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में बता रहा हूँ, 10⁻² एंगस्ट्रॉम से कम, बहुत ही कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है। इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्स प्लांक का सिद्धांत है, E=hν। H प्लांक स्थिरांक के न्यू अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। हम कहते हैं, मैक्स प्लांक कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से न होकर विविक्त या छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिनको हम क्वांटम बोलते हैं। तो इसको न्यू को hc/λ कह सकते हैं, या c प्रकाश का वेग है 3×10⁸ मीटर/सेकंड। लैम्बडा उस विकिरण की तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा जितनी कम होगी
ऊर्जा उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो आपको दिखी है इस स्पेक्ट्रम, ये एक तरह से स्पेक्ट्रम हो गया आपका, है ना। अलग अलग तरंग दैर्ध्य में आपने इस प्रकाश को बांट दिया। तो अंतरिक्ष किरणें जो सूर्य से और विभिन्न ब्रह्मांडीय किरणें हैं वो 10⁻² एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। उसके बाद आती गामा विकिरण। गामा विकिरण जो है ना, ये रेडियो एक्टिव नाभिकों से निकलने वाले बहुत उच्च ऊर्जा विकिरण है, क्योंकि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य इनकी काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। 10⁻² से 1 एंगस्ट्रॉम तक। एक्स किरणें जो आजकल भी विभिन्न प्रकार के जो स्केलेटल जो भी आपके डिफॉर्मेशन से या जो दिक्कतें हैं उसको देखने में अभी भी एक्स किरणों का योगदान चलता है, जिसको अपन एक्सरेज बोलते हैं, जो हड्डियों का टूटी हुई हड्डियों का या फ्रैक्चर कर लेते हैं। 1 से 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक अल्ट्रावायलेट रेज है, और इसको एंगस्ट्रॉम में यदि नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 100 से 400 नैनोमीटर तक ये अल्ट्रावायलेट रेज है। पराबैंगनी किरणें ये भी आपको ये हमें नहीं दिखेगी। हमें यह मानव शरीर, मानव आँखों को संसूचित होने वाली किरणें, दृश्य किरणें जो आपकी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के लिए प्रकाश हम देख पाते हैं। उसके बाद अवरक्त है जो इससे भी ज़्यादा है, जो आप जो भी रिमोट कंट्रोल जब चलाते हैं, टीवी चलाते हैं उससे, या और भी इस प्रकार की चीज़ें, है ना, रिमोट कंट्रोल से कोई चीज़ चलाना, वो अवरक्त किरणें हैं, जिनकी ऊर्जा ऑब्वियसली बहुत कम होगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की काफ़ी ज़्यादा होगी, ई का मान कम होगा, तरंग दैर्ध्य के विक्रमणिक होता है ऊर्जा। उसके बाद माइक्रोवेव्स जो आपके संचार प्रणाली में माइक्रोवेव्स काम आते हैं। इवन जो माइक्रोवेव आपके किचन में जो होते हैं वो भी, उनमें भी इसी माइक्रोवेव का, जो कि 10⁻6 से 10⁻9 एंगस्ट्रॉम तक के बीच की तरंग दैर्ध्य परास में होती है। इसके बाद रेडियो तरंगें, जिनसे मोबाइल से आप जो बात करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेडियो वेव 10⁻−10⁻9 से 10⁻13, टेलीविजन पे आप कुछ देख रहे हैं, इंटरनेट से यदि आप कुछ देख रहे हैं तो उसमें रेडियो तरंगों का योगदान है। और उसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसी पावर लाइन तरंगें जिनकी 10⁻13 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। तो कुल मिला के ये विभिन्न प्रकार की जो तरंग दैर्ध्य वाली जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें हैं, वो जब किसी पदार्थ पर गिरती है, किसी अणु पर गिरती है, तो अलग अलग अणु के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। उसके आधार पर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो सकता है। जब अवशोषण जब होता है तो उसके संगत वहाँ पर काली पट्टिकाएँ नजर आ सकती है। जब आप 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 750 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम 800 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, तो उस प्रकाश का जब अवशोषण होगा तो उस अवशोषण के संगत जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम बोलते हैं यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस अवशोषण में क्या होता है कि प्रकाश जब भी उस अवशोषी माध्यम में या उस अणु से टकराता है, तो उस अवशोषी माध्यम में जो अणु है उसके एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है इसमें। पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका संक्रमण होता है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। ये संक्रमण जो है यूवी और विजिबल दोनों के लिए सत्य है, यानी कि जब आप तकरीबन 200 से 800 नैनोमीटर इस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को गुजारेंगे किसी भी पदार्थ से या पदार्थ के विलयन से या उसके द्रव अवस्था में, तो क्या होगा, उसका जो है ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूवी विजिबल भी बोलते हैं हम इसको, अल्ट्रावायलेट विजिबल, है ना, दृश्य। पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसको पराबैंगनी भी बोलते हैं। और जब भी पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण होगा किसी पदार्थ के द्वारा, अणु के द्वारा, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही दूसरा नाम पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके संगत जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। ये प्रकाश स्रोत है, ये आपका सैंपल है ना। कोई भी कार्बनिक या कार्बनिक अणु हो सकता है। आपतित प्रकाश आई जब इसके ऊपर गया, निर्गत प्रकाश आई, इसका मतलब कुछ प्रकाश को इसने अवशोषित कर लिया। उसके बाद निर्गत प्रकाश को आपने एनालाइजर को प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजार के इसको अलग अलग खंडों में विभक्त किया, और जो डिटेक्टर है उसकी सहायता से हम इसको संशोधित करते हैं। उसके बाद जो निकलने वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं प्रवर्धक की सहायता से, और फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं। जो रिकॉर्ड जो आता है उससे आप एनालाइज करते हैं इस जो आपका जो कंपाउंड है जो यहाँ रखा हुआ है, उसकी आणविक संरचना, इसके जितने भी बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल, इन सबको इससे एनालाइज किया जाता है। इस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी किसी अणु के भौतिक गुणधर्मों को समझने में बहुत अच्छा टूल आज की तारीख में है।
तो इसी आधार पर अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम है। आज हम बात करेंगे पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। जब 200 से 800 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण अणु द्वारा होता है तो अणु में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है और फलस्वरूप पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश का अवशोषण होकर विभिन्न प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। जब इस प्रकार का ऊर्जा का अवशोषण किसी अणु द्वारा किया जाता है तो इसमें फोटोकेमिस्ट्री के कुछ रूल्स उसमें जरूर लगते हैं। तो वो फोटोकेमिस्ट्री रूल्स अपन पहले देख लेते हैं, जिसको लैम्बर्ट और बियर का नियम बोलते हैं। सबसे पहले अपन लैम्बर्ट का नियम देखते हैं। लैम्बर्ट का नियम ये फोटोकेमिस्ट्री के नियम है, मतलब कि जब आप पराबैंगनी दृश्य प्रकाश या इवन अवरक्त प्रकाश के लिए भी लागू होता है। तो जब आप पराबैंगनी अदृश्य प्रकाश या किसी प्रकाश को किसी अणु के ऊपर आपतित करते हैं किसी अवशोषी माध्यम, उसको हम अवशोषी माध्यम बोलते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो सैंपल है आपका वो एब्जॉर्बिंग मीडियम है। तो लैम्बर्ट का नियम कहता है कि जब एक समतल एकवर्णी प्रकाश की समानांतर किरण पुंज, ये आपका अवशोषी माध्यम है ना, यहाँ से आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है और ये आपका माध्यम अवशोषी माध्यम, मतलब कोई भी आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अवशोषी माध्यम में। इसकी लंबाई L मान लेते हैं है ना, अवशोषी माध्यम। और माध्यम से निकलने के बाद इसकी तीव्रता IT, I ट्रांसमिटेड इतनी रह जाती है। किसी समय विशेष पर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ गए तो इसकी तीव्रता घट के I रह गई, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे अवशोषी माध्यम में दूरी तय करेगा इसकी तीव्रता कम होगी। यहाँ से dx दूरी तय की इसने या dl दूरी तय की, इतने में इसकी तीव्रता यहाँ कम रहकर रह गई I माइनस dl। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जब इसने x दूरी तय की तब तीव्रता थी I, और x से L स्मॉल l, इसको कैपिटल ले लेते हैं, और L से जैसे dl दूरी होता है कि इसकी तीव्रता में थोड़ी सी कमी हो गई, I माइनस डी रह गया। तो इस संबंध में लैम्बर्ट का नियम कहता है कि जब समतल एकवर्णी प्रकाश की समानांतर किरण पुंज, एकवर्णी प्रकाश मतलब जिसे केवल एक ही तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हो, किसी समतल एकवर्णी प्रकाश की समानांतर किरण पुंज किसी समांगी अवशोषी माध्यम पर अभिलंबवत आपतित होती है, नंबर का कौन अभिलंबवत आपतित होती है, तो माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की दर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ di/dl। आपतित प्रकाश पथ की लंबाई के साथ आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की दर या कमी की दर, माइनस चिन्ह ये बताता है, ये अवकलन है, लंबाई के साथ तीव्रता का अवकलन, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसी को हम लैम्बर्ट का नियम बोलते हैं। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। लैम्बर्ट का नियम कहता है कि जब समतल एकवर्णी प्रकाश की समानांतर किरण पुंज किसी समांगी अवशोषी माध्यम पर अभिलंबवत आपतित होती है तो माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ आपतित प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे फिर अपन निकालते हैं कि किस प्रकार से लैम्बर्ट का नियम एक गणितीय आकार लेता है। माइनस di/dl इसको तो एक कांस्टेंट लिख देता हूँ इंटू I, है ना, k डैश लिख दिया, माइनस di/I कर दिया, इधर k डैश dl कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे मैं I की वैल्यू शुरुआत में I0 है, जब L की वैल्यू 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, अभी चित्र बनाया इसमें I0 से I तक आते हैं, जब L दूरी अपन तय की माइनस है, ये हो गया माइनस log ऑफ I, है ना, I से I0 समाकलन कर दिया, ये डेफिनेट इंटीग्रल, ये हो गया KL 0 से लेकर L तक। इसको मैं सोल्व करता हूँ। लैम्बर्ट के नियम के गणितीय रूप को सोल्व करते हैं। यहाँ आएगा log, ये आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ था, log I0, I माइनस I0 होगा तो इसको मैंने लिख दिया log I0 माइनस log I, ठीक है, E का आधार है, इक्वल टू K इंटू L, है ना, ये हो गया log I0 अपॉन I, ये बेस टू 10 कर लिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू K इंटू L, ठीक है। अब इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये हो गया log I0 अपॉन I बेस टू 10 इक्वल टू K अपॉन 2.303 इंटू L, ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ log I0 अपॉन I बेस टू 10 इक्वल टू एक कांस्टेंट K इंटू L। ये आपके इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। लैम्बर्ट के नियम का दूसरा रूप है, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता है और ये जो है निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इसका अनुपात का लॉगरिथमिक 10 के बेस पे लेते हैं, इक्वल टू K इंटू L। इसको हम बोलते हैं माध्यम का अवशोषणांक, ऑप्टिकल डेंसिटी भी हम इसको बोलते हैं, अब्जॉर्बेंस अवशोषण, या इसको एक्सटिंक्शन विलोपन भी बोलते हैं। तो लैम्बर्ट के नियम को हम इस रूप में भी कह सकते हैं, A प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि माध्यम का अवशोषणांक प्रकाश पथ की लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती है, कांस्टेंट नहीं है, ये लैम्बर्ट का नियम है।
बीयर जो है, इसी नियम को जब अवशोषी माध्यम विलयन रूप में होता है तो ये कहता है कि जो ये बीयर का नियम है, तो लैम्बर्ट और बीयर का समेकित नियम मैं बता रहा हूँ, बीयर का नियम है ना। ये नियम वास्तव में फोटोकेमिस्ट्री में या स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब अवशोषण होता है किसी भी अवशोषी माध्यम से, उसके लिए लागू होते हैं। तो लैम्बर्ट का नियम ये हो गया कि 8:12। बीयर कहता है कि यदि ये विलयन रूप में है आपका अवशोषी माध्यम तो उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होगा कि कौन, माध्यम का अवशोषणांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि A = a कांस्टेंट इनटू C × L। ये लैम्बर्ट बीयर नियम का गणितीय रूप है। इसको हम बोलते हैं मोलर विलोप गुणांक या मोलर एब्जॉर्बिविटी, है ना, मोलर अवशोषकता या मोलर विलोप गुणांक, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ये किसी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ये जितना ज़्यादा होता है किसी आधार पर वो जो अवशोषी माध्यम है आपकी प्रकाशित तीव्रता में कमी करता है। मोलर विलोप गुणांक भी बोलते हैं हम इसको। C मोलर सांद्रता है, ग्राम मोल प्रति लीटर, L डेसीमीटर या सेंटीमीटर में इसकी लंबाई है। तो A = εcl, इसको बोलते हैं मोलर अवशोषकता। ये आपका उस सिस्टम का या अवशोषी माध्यम का एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। एप्सिलॉन को परिभाषित करना है तो C और L को बंद कर दें। यदि C = 1, L = यूनिट है, A = एप्सिलॉन, यानी कि उस अवशोषी माध्यम जिसमें 1 मोल प्रति लीटर विलयन घुला हुआ है उसमें 1 इकाई लंबाई तक तय करने में जो माध्यम का अवशोषणांक होता है वो उस माध्यम का मोलर विलोप गुणांक या मोलर अवशोषकता कहलाती है। इसको एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी अवशोषी माध्यम के लिए। तो हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन की, तो ये एप्सिलॉन से वास्तव में इस चीज़ का पता लगता है कि भाई कोई पदार्थ जो है कितना आपकी प्रकाश की तीव्रता को कितना अवशोषित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अब शुरू होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। तो जब भी अणुओं की अपन बात करते हैं, आपको पता है जब भी आप MOT डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार के डायग्राम आपने 11वीं बार में बनाए होंगे। मैं उन्हीं डायग्राम की बात करता हूँ। ये डायग्राम आपने जरूर बनाए होंगे, है ना। इधर ऊर्जा है, एनर्जी, और ये सिग्मा बॉन्डिंग कोई एक मोलिकुलर ऑर्बिटल है इधर, है ना, एक कोई इलेक्ट्रॉन इसमें और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ऊपर खाली है। इसको सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जरूर आप देखेंगे ये हाइड्रोजन का वैलेंस ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन का वैलेंस ऑर्बिटल है ना। ये इस प्रकार के ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए संयोग से क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आणविक कक्षक, अणु के अंदर विभिन्न कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है, ये भरा हुआ है, ये खाली है। इसी प्रकार से और भी ऊर्जा स्तर हो सकती है। इधर सिग्मा बॉन्ड का ऊर्जा स्तर है, इसमें दूसरे भी हो सकते हैं, उसको मैं भी बताता हूँ। क्योंकि 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। ये भी कहें कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपके पाए जा सकते हैं। जैसे कोई कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ, एक किसी भी अणु के अंदर ये सिग्मा बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है, तो ये स्थिति होगी इसमें। ये देखिए, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो बंध में भाग नहीं लेते, इनकी ऊर्जा लगभग एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊर्जा के बराबर होती है। ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्डिंग। ये पाई बॉन्डिंग के संगत है, पाई बॉन्डिंग। ये पाई एंटी बॉन्डिंग के संगत है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के संगत है। तो आप देख रहे हैं कि 5 प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये तो बॉन्डिंग वाले, ये ओजोन बॉन्डिंग है ना, ये बंध में भाग लेते हैं। ये जो बंध बनता है किसी भी अणु के बीच में, ये इस बंध का मतलब ही है कि ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के बीच वाली अंतर्नाभिक अक्ष के अनुदिश है, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग कहलाता है। और पाई बॉन्डिंग जो है वो इस प्रकार से समपार्श्विक गतिव्यापन से प्राप्त होता है, आपको पता है पाई बॉन्ड इस प्रकार से होता है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, वो जो इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने में भाग नहीं लेते इसको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 5 ऊर्जा स्तर हो गए किसी भी अणु के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। इसके संगत इसमें जो संक्रमण होते हैं ये कहलाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं एनर्जी, है ना। दूसरी है पाई टू पाई स्टार है ना, एन टू पाई स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपको संक्रमण दिख रहे हैं। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो गया, पाई टू पाई स्टार हो गया, एन टू पाई स्टार हो गया, एन टू सिग्मा स्टार हो गया। ये सभी सिमेट्री अलाउडेड ट्रांजिशन जो इसमें होते हैं। इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत यहाँ पड़ती है और इसके संगत जो ऊर्जा है वो आपको 200 नैनोमीटर या उससे भी कम, अपन बात कर रहे हैं 200 नैनोमीटर के प्रकाश की, तो इससे भी कम प्रकाश जो है पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसको बोलते हैं निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है, वैक्यूम
यूवी रीजन कहलाता है। तो ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। काम का जो है आपका है वो है पाई टू पाई बॉन्डिंग, N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार। ये वास्तव में इस प्रकार से आपको किसी अणु के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि एक मैं अणु आपको बताता हूँ, C डबल बॉन्ड O, जैसे एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में जैसे ये CH बॉन्ड है तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये खाली होगा, तो ये यहाँ से यहाँ जा सकते। तो ये ऊर्जा स्तर, इसमें ये सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के संगत। ये पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग को बताता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में पाया जाता है। इसके पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा जो खाली होगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंद में भाग नहीं लिया वो वास्तव में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो नॉन बॉन्डिंग इस पाई बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हैं या इसके सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हैं। 4 प्रकार के आपके ट्रांजिशंस या संक्रमण किसी भी अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सकते हैं। इन संक्रमणों के संगत ही जब आप इस अणु को किसी आपतित प्रकाश स्रोत के किरणों के मध्य रखते हैं तो इनमें से ये जो H2 जब इसके ऊपर गिरता है तो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच के प्रकाश को ये अणु अवशोषित करता है, क्योंकि इस अणु के अंदर ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये संक्रमण हो रहे हैं। इन संक्रमणों के संगत ही आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको यदि आप नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो एक्स एक्सिस पर होती है लैम्ब्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य जो आप सामान्यतः नैनोमीटर में लेते हैं, और इधर माध्यम का अवशोषणांक। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा या इस प्रकार से ग्राफ आ सकता है किसी कंपाउंड का, किसी भी एक पेक्यूलियर कंपाउंड का। इसमें ये किसी लैम्ब्डा के संगत जो है ना, ये जो ऊंचाई है किसी भी लैम्ब्डा के संगत जो ऊंचाई है ये एप्सिलॉन या मोलर विलोप गुणांक या मोलर अवशोषकता के संगत है। तो यहाँ देख रहे हैं मोलर अवशोषकता इस तरंग दैर्घ्य के संगत उस अवशोषी माध्यम के मैक्सिमम, इसको हम लैम्ब्डा मैक्स कहते हैं, और ये एप्सिलॉन मैक्स को निरूपित करता है। ये देखिए मिनिमम भी यहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स 1 से ज़्यादा भी हो सकती है ना, ये लैम्ब्डा मैक्स 2 है। तो ये अलग अलग पदार्थ के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान अलग अलग हो सकता है, जिस प्रकार से अलग अलग पदार्थों के लिए जो गलनांक, पठनांक, द्विध्रुव आघूर्ण, अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। ये भी एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अणुओं को, परमाणुओं को जाना जाता है, समझा जाता है। तो किसी अणु के ऊपर जब आप इस प्रकार से प्रकाश गिराते हैं तो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच का जो प्लॉट है, जिसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें इस प्रकार से ग्राफ का आपको प्लॉट प्राप्त होता है। इसके आधार पर आप ये आकलन करते हैं कि दिए गए यौगिक में कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। जैसे कि अभी अपन ने बात की पाई से पाई स्टार या N2 पाई स्टार, इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा की कम मान की जरूरत होती है। जो अभी अपन ने देखा E=hc/λ, ऊर्जा कम चाहिए, इसका मतलब लैम्ब्डा जो है वो 200 से 800 नैनोमीटर के आसपास जो है उसमें ये यहाँ से शुरू होगा। मतलब आपको ये प्रकाश है ये 400 नैनोमीटर या इसके आसपास का हो सकता है। जैसे ही 400 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश होता है, तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, तो वो विकिरण आपको दिखते हैं। इस कारण से जितने भी जो यौगिक जो इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर कलरफुल दिखाई देते हैं, उसका मतलब यही है कि 400 से 800 नैनोमीटर के बीच के प्रकाश को वो किसी खंड प्रकाश को वो अवशोषित करता है और उसके पूरक रंग को वो प्रदर्शित करता है। ये दृश्य स्पेक्ट्रम इसी चीज़ को बताता है। तो ये बात हुई आज के शुरुआती लेक्चर की, जो आपको ये बताता है कि वास्तव में पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है। तो ये पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्लॉट है बिटवीन लैम्ब्डा एंड एब्जॉर्प्शन, तो इसी प्लॉट को अपन अगले वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।